हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे। देखिए, मैं आज आपके सामने, अभी आप सुन ही रहे होंगे कि भारत सरकार ने 34 साल बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर दिया है। यानी 34 साल मतलब 1986 के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है। और आप जानते ही हैं कि हम इतिहास का विषय पढ़ रहे थे, तो देखिए मैंने इस वीडियो में आपको दोहरा लाभ पहुंचे उसका प्रयास किया है। इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में बांट दिया है। एक पार्ट्स हो गया हमारा स्वतंत्रता से पहले का और दूसरा पार्ट हो गया हमारा स्वतंत्रता के बाद का। तो उन दोनों सेक्शन को कवर करते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप समझिएगा। यानी कि स्वतंत्रता से पहले यानी ब्रिटिश टाइम की एजुकेशन सिस्टम जो रहा, तो इतिहास के संबंधित जो भी प्रश्न रहे होंगे उन्हें मैं संकलित कर दिया है। और दूसरा जो पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा स्वतंत्रता के बाद। ज़्यादा मैंने चर्चा नहीं की है, मैंने मुख्य मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की है। तो देखते हैं, आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। मैं पहले टॉपिक में हम चलेंगे ब्रिटिश काल में एजुकेशन, और उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे एजुकेशन में क्या क्या बदलाव हुए और अब कौन सी शिक्षा नीति लागू हुई है, उन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, आप देख ही रहे हैं टॉपिक क्या है, नई शिक्षा नीति है हमारा टॉपिक। 2020 का नई शिक्षा नीति लागू कर दी है मोदी गवर्नमेंट ने, तो उसी पर चर्चा करेंगे हम। आइए देखिए, तो इसका पहला पार्ट मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये है स्वतंत्रता से पहले भारत में शिक्षा का विकास। तो हम यहाँ पर पहले उस सेक्शन को चर्चा कर रहे हैं। चलिए देखिए, 1778 में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। तो वॉरेन हेस्टिंग के सहयोगी थे विलियम जॉन्स। विलियम जॉन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होगी 1784 में। ठीक बात है, जो ये 1778 लिखा है ये गलत लिखा है। 1784 में विलियम जॉन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करेंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य होगा भारत के प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति के अध्ययन और उन संबंधित विषयों का अनुवाद करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होगा। देखिए, ये कहीं ना कहीं भारत में जो है औपनिवेशिक शासन स्थापित कर रहे थे। तो औपनिवेशिक शासन स्थापित करने के लिए जरूरी है कि वहाँ का कल्चर, अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल के लिए जरूरी है वहाँ का वातावरण, कल्चर आदि का अध्ययन किया जाए। तो इसलिए भारत के धार्मिक अर्थ सभी तरह के इतिहास को खंगाल रहे हैं, और खंगालने के लिए जरूरी है उनका अनुवाद किया जाए। और उन्हीं के अनुवाद के लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जॉन्स ने 1784 में की है। ठीक होगी बात। ब्रिटिश रेजिडेंट थे जिनका नाम था जोनाथन डंकन। इन्होंने वाराणसी में हिंद संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। बिल्कुल ठीक बात है, 1791 में जोनाथन डंकन ने की थी। ठीक है, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलता हूं। राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में 1817 में की थी। ये भी एक क्वेश्चन हो जाता है। चलिए अब ब्रिटिश काल में पढ़ते हैं एजुकेशन। तो देखिए, सबसे पहले 1813 का चार्टर एक्ट आएगा। 1813 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया जाएगा कि वो 1 लाख रुपए शिक्षा और साहित्य पर खर्च करे। ठीक होगी बात। अब यहीं से हमारे यहाँ पे एक समस्या शुरू हो जाएगी। जब 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए खर्च करने पर कह दिया है, तो बात यह है कि कौन सी शिक्षा पर की जाए, यानी कि भारतीय प्राच्य शिक्षा पर खर्च की जाए या फिर आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा पर खर्च की जाए। इसी को लेकर के भारत में टकराव शुरू हो जाएगा। ठीक बात है, तो यही लिखा हुआ है, शिक्षा के माध्यम पर विवाद। शिक्षा के माध्यम पर विवाद ये हो जाएगा। इसे ओंगल प्राच्य विवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओंगल प्राच्य विवाद। आप कहेंगे ओंगल प्राच्य विवाद का मतलब, इसका तात्पर्य यह है कि एक वर्ग जो है अंग्रेजी शिक्षा को पर 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए सहमत था, जबकि दूसरा वर्ग चाहता था कि 1 लाख रुपए प्राचीन और प्राच्य साहित्य, विज्ञान, साहित्य और ज्ञान पर खर्च किया जाए। तो इसी को लेकर के जो टकराव हो गया, दोनों धड़े अलग अलग वर्ग में बट गए, जिस कारण टकराव हुआ। इसे ही ओंगल प्राच्य विवाद नाम दिया गया है। अब इस विवाद का समाधान क्या होता है वो देखते हैं हम। देखिए, लोक शिक्षा की सामान्य समिति के 10 सदस्य थे। जो भारत में शिक्षा का विषय क्या हो वो 2 गुटों में विभाजित हो गए, जिसमें से एक वर्ग था प्राच्य विद्या समर्थक और दूसरा वर्ग था ओंगल विद्या शिक्षा समर्थक। चलिए, जो प्राच्य शिक्षा समर्थक थे वो कौन कौन थे आप देख सकते हैं। प्राच्य शिक्षा समर्थक थे एच टी प्रिंसेप बंधु थे और विल्सन थे। ये 2 नाम आपको याद रखने भी चाहिए।
ठीक बात है। उनका मानना था प्राचीन कि भारत में संस्कृत और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया जाए, भारत में पाश्चात्य विज्ञान और ज्ञान का प्रसार इन्हीं माध्यमों में किया जाए। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, वो ये चाह रहे थे कि यद्यपि आप पाश्चात्य विज्ञान और ज्ञान का प्रसार करें, लेकिन उसका जो माध्यम हो वो क्या हो, संस्कृत और अरबी यानी स्थानीय भाषाओं में पश्चिम के ज्ञान का प्रसार किया जाए। ठीक है। जबकि जो ओंगल वर्ग है वो क्या चाह रहा था, ओंगल वर्ग चाह रहा था कि अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा का प्रसार हो। देखिए, ओंगल प्राच्य विवाद समाधान हेतु गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में कमेटी गठित की। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले। यहां से मैकाले उड़ गया है तो मैंने लिख दिया है। मैकाले ने 2 फरवरी 1835 में अपना समरण अर्थ लेख प्रस्तुत किया है, और उसने मैकाले का जो दृष्टिकोण था वो पश्चिमी यानी पाश्चात्य ज्ञान की तरफ, पाश्चात्य भाषा की तरफ ज्यादा था। तो वो क्या करेगा, भारतीय भाषा, ये भारतीय भाषा और साहित्य की तीखी आलोचना करेगा, और ओंगल यानी अंग्रेजी भाषा और साहित्य का समर्थक बन जाएगा। इसने तो यहाँ तक भी कहा था कि पूरे अरब और पूरब के सारे साहित्य हमारे यहाँ की एक अलमारी के बराबर भी नहीं है। तो इसने बहुत मजाक उड़ाई थी। चलिए, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने मैकाले की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया 7 मार्च 1835 को। तो इस कारण से क्या हुआ, विलियम बेंटिंक के समय ही भारत में अंग्रेजी माध्यम द्वारा शिक्षा का प्रसार होने लगा। यानी कि हमारे यहाँ पे जो अब जो है एजुकेशन अंग्रेजी माध्यम की ओर चल पड़ी है। यहीं से शुरू होता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने वाला विलियम बेंटिंक हो जाएगा, और इसने मैकाले की रिपोर्ट पर लागू की थी। नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, यानी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन सिद्धांत है शिक्षा का। ये फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या कहती है, इसमें यह माना गया था कि आप सभी को शिक्षित मत करो, उच्च वर्ग को शिक्षित कर दो, और उच्च वर्ग से शिक्षा छन छन कर नीचे जनसाधारण तक पहुंच जाएगी। यही है फिल्ट्रेशन थ्योरी। यह सिद्धांत भी लॉर्ड मैकाले ने ही दिया था, लेकिन सरकारी तौर पर इसे ऑकलैंड के समय अपनाया जाएगा। ऑकलैंड गवर्नर जनरल होंगे 1836 से 1842 तक। तो उनके समय इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया जाएगा कि शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, यानी शिक्षा ऊपर से नीचे को छन छन कर आएगी। नेक्स्ट चलता हूं। चार्ल्स वुड, 1854 में वुड समिति बनी थी। इस समिति को भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, महाअधिकार पत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सभी पूरी ओवरऑल शिक्षा पर बल दिया गया था, यानी प्राथमिक एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक पूरी शिक्षा पर बल दिया गया था। और दूसरा, इसी की रिपोर्ट पर भारत में 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय बनेंगे। पहला विश्वविद्यालय आप जानते ही हैं, कलकत्ता का विश्वविद्यालय होगा। तो चार्ल्स वुड समिति की रिपोर्ट पर ही बनेगा वो। उसके बाद एक हंटर आयोग बनेगा। हंटर आयोग 1882-83 में बनेगा। पेपर में इतिहास के दृष्टिकोण से क्वेश्चन आता रहता है कि हंटर आयोग का संबंध किससे है, तो प्राथमिक शिक्षा से है, प्राइमरी एजुकेशन से था। W हंटर यानी विलियम हंटर की अध्यक्षता में यह आयोग बना था, और इसमें भी महिला शिक्षा पर पहली बार बात की गई थी। टॉमस रेले आयोग बना 1902 में। जब टॉमस रेले आयोग बना तो गवर्नर जनरल कर्जन थे, और उस समय राष्ट्रीय आंदोलन जो है स्कूल कॉलेजों में पनप रहा था। तो कर्जन ने मुख्यतः कलकत्ता विश्वविद्यालय पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए टॉमस रेले की अध्यक्षता में यह आयोग बनाया था, जिससे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। इसमें विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाया गया था, और मुख्य ध्येय तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में राजनीतिक यानी कि ये राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियों को नियंत्रित करना रहा था। उसके बाद 6 से 17 से सैंडलर आयोग आया था। स्कूली शिक्षा को 12 वर्ष तक करने का सुझाव दिया था। सैंडलर आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हुई थी, क्योंकि उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो इसकी रिपोर्ट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। हार्टोंग कमेटी 1929 की है। ये पेपर में 1-2 बार प्री के मतलब से आ जाता है क्वेश्चन। व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा पर इसी ने जोर दिया था, हार्टोंग कमेटी ने। उसके बाद सन जॉन सार्जेंट समिति 1944 की है। इसने भी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 6 से 11 साल तक के लिए कही थी। जिस समय इसकी रिपोर्ट आई तो उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उस समय भी इसकी रिपोर्ट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है।
देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी ने कई फॉर्मूले दिए थे, वो मैं इतिहास के सेक्शन में डिस्कस करूंगा। यहाँ से मैं आगे चलता हूँ। स्वतंत्रता पश्चात, तो स्वतंत्रता से पूर्व मैंने मुख्य मुख्य जो आयोग थे वो डिस्कस कर लिए हैं। चलिए स्वतंत्रता के पश्चात आते हैं। अब हम आज़ादी के बाद शिक्षा का क्या ढांचा रहा है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए भारत में स्वतंत्रता के बाद बनी समिति और आयोग में सबसे पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन आयोग का नाम इम्पॉर्टेंट है। सन 1948-49 में इन्हीं की रिपोर्ट पर यूजीसी का गठन हुआ था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन हुआ था इन्हीं की रिपोर्ट पर। उसके बाद मुदालियर आयोग का आता है, पेपर में क्वेश्चन कई बार आ गया कि मुदालियर आयोग का संबंध माध्यमिक शिक्षा से है। 1952-53 में मुदालियर आयोग का गठन किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा पर बल देना है, आप देख सकते हैं। मुदालियर आयोग के बाद जो डीएस कोठारी आयोग बना 1964 में, ये इम्पॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य भारत के लिए एक व्यापक शिक्षा नीति पर चर्चा करना था कोठारी आयोग का, तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट है कोठारी आयोग। देखिए इन्हीं की रिपोर्ट पर 24 जुलाई 1968 को भारत की पहली शिक्षा नीति घोषित की गई। ठीक बात है, तो पहली शिक्षा नीति आज़ादी के बाद कोठारी आयोग की रिपोर्ट पर ही 1968 में लागू हुई है। उद्देश्य क्या था? सामाजिक दक्षता, राष्ट्रीय एकता, समाजवादी समाज की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया। बहुत बार पूछा जा चुका है टीजीटी पीजीटी पेपरों में, टीईटी के पेपरों में कि 10+2=3 फॉर्मूला किसने दिया था? 10+2=3 फॉर्मूला कोठारी आयोग के द्वारा ही दिया गया था। हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में विकास करना, शिक्षा के अवसरों की समानता का प्रयास करना, विज्ञान और तकनीकी शिक्षा पर बल देना, नैतिक और सामाजिक मूल्यों के विकास पर जोर देना, आदि आदि जो सामान्य थे एजुकेशन का, शिक्षा का उद्देश्य होता है, वो सारे ही विषय इसमें सम्मिलित किए गए थे। तो आप याद रखिएगा, एक क्वेश्चन तो ये है 10+2+3 जो है हमारे कोठारी आयोग ने दिया था फॉर्मूला। दूसरा आपसे पूछेगा त्रिभाषा फॉर्मूला किसने दिया था? तो इसने भारत के राज्यों को हिंदी और गैर हिंदी भाषी में बांट करके त्रिभाषा फॉर्मूला सबसे पहले कोठारी आयोग ने दिया था। ठीक होगी बात, लेकिन ये फेल कर गया था बाद में। आप सब त्रिभाषा समझ गए, 3 भाषा में एजुकेशन पर बल दिया गया। चलिए नेक्स्ट चलता हूँ। देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इसमें भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया, यानी केंद्र और राज्यों की अब एजुकेशन के क्षेत्र में बराबर जिम्मेदारी को माना गया। दूसरी शिक्षा नीति राजीव गांधी के समय 1986 में लागू की गई। 1986 की शिक्षा नीति अब इसी का ही स्थान लिया है 34 साल बाद 2020 में जो शिक्षा नीति आई है। राजीव गांधी के समय जो शिक्षा नीति थी उसमें कंप्यूटर और पुस्तकालय जैसे संसाधन जुटाने पर जोर दिया गया। वीपी सिंह सरकार ने अपने प्रधानमंत्री काल में एक कमेटी गठित की 7 मई 1990 को। ठीक बात है, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1986 में कुछ परिवर्तन किया गया था। ये जो कमेटी गठित की गई थी आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में गठित की गई थी। तो आप देख सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की है, आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में कमेटी में इसमें संशोधन किया गया, जो कमेटी 1990 की थी, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता हूं। देखिए दूर डिस्टेंस एजुकेशन पर पहली बार कोई कमेटी बनी थी तो उसका नाम था MB बुच समिति, 1989 में बनी थी। इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक होगी बात। उसके बाद प्रोफेसर यशपाल की मैं कमेटी पढ़ रहा हूँ, 1992 में इन्होंने कहा था शिक्षा जो है बोझ मुक्त होनी चाहिए। ठीक होगी बात। तो आप देखते चलिएगा, मैं 2020 की शिक्षा को डिस्कस करूंगा तो आपसे बात करूंगा कि क्या पुरानी सभी शिक्षा नीतियों के उद्देश्यों को इसमें समाहित किया गया है अथवा नहीं किया गया है। तो आप देख सकते हैं। चलिए रामलाल पारेख समिति आई 93 में, इन्होंने बीएड पत्राचार समिति का गठन किया था। उसके बाद खेरमा लिंगदो समिति आई, इन्होंने कहा था पत्राचार बीएड की अवधि जो है 14 महीने तय की जाए। चलिए उसके बाद प्रोफेसर आर टकवाले समिति 1995 की है, जिन्होंने कहा था जो नौकरी कर रहे हैं शिक्षक उनके लिए बीएड अनिवार्य किया जाए और पत्राचार के माध्यम से उनको बीएड करने का मौका दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 में बना था। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे आपके सैम पित्रोदा थे और उन्होंने कहा था देखिए उनका दृष्टिकोण अंग्रेजी माध्यम की तरफ था, तो उन्होंने अंग्रेजी माध्यम को प्राथमिक स्तर से ही अनिवार्य रूप से लागू करने की सिफारिश की गई थी। चलिए
उसके बाद जस्टिस JS वर्मा समिति बनी 2012 में। इन्होंने कहा शिक्षकों की क्षमता पर समय समय पर जांच होनी चाहिए, यानी कि उनका मूल्यांकन होना चाहिए कि वो बदलते परिवेश में शिक्षक भी अपने आप को परिवर्तित कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आता हूँ, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2002 था, जिसे 2009 में मान्यता दी गई। आप जानते हैं 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। इसमें 6 से 14 साल के आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया तथा अनुच्छेद 21 के 1 के ए में मौलिक अधिकार घोषित किया गया 6 से 14 साल के बच्चों को। आप जानते हैं कि CBSE बोर्ड में भी 25% तक गरीब बच्चों के लिए सीटें रखना अनिवार्य है। ये नियम है, पता नहीं कितना इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन ये नियम अभी भी है वर्तमान में। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2017 का मसौदा तैयार करने के लिए प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक और पद्म विभूषण डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय कमेटी गठित की गई। याद रखिएगा कि कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में गठित की गई है। इसकी रिपोर्ट पर ही अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी गई है। तो आइए देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण प्रावधान। देखिए, नई शिक्षा नीति, इसी को पढ़ रहे हैं अब हम। आ जाइए आप मेरे साथ। चलिए, मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। अब क्या हुआ है, आप जानते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। देखिए, पहले शिक्षा मंत्रालय होता था। 1985 में इसका नाम HRD मिनिस्ट्री कर दिया गया था और पुनः 2020 की शिक्षा नीति में HRD मिनिस्ट्री अब हो गया है हमारा एजुकेशन मिनिस्ट्री। कौन है हमारे शिक्षा मंत्री? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक आपके शिक्षा मंत्री हैं, आप जानते हैं, जो कि आपके हरिद्वार से सांसद हैं। चलिए, नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को समाप्त कर दिया गया है। आप जानते हैं कोठारी कमीशन में 10+2+3 का फॉर्मूला दिया गया था, अब उसे समाप्त कर दिया गया है। अब 10+2 को बांट दिया गया है, 5+3+3+4 फॉर्मेट में ढाल दिया गया है। इसका मतलब है कि पहला 5 का मतलब क्या है? 5 का मतलब है स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल, ठीक हो की बात। उसके बाद कक्षा 1 और कक्षा 2 के 2 साल, तो हो गए टोटल 5 साल। यानी 3 साल तक आपको बेसिक एजुकेशन दी जाएगी, आपका जड़ निर्मित की जाएगी बच्चे की स्कूल में 3 साल तक प्री प्राइमरी, और कक्षा 1 और कक्षा 2 में 4 साल का, फिर कक्षा 2 में 5 साल का, इस तरह से बल दिया गया है, आप देख सकते हैं। फिर अगले 3 साल 5 के बाद अगला 3 है ना, अगले 3 में वो कक्षा 3, 4, 5 को पास करेगा, ठीक होगी। फिर अगला 3 पे आते हैं, अगले 3 में कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 को पास करेगा। फिर अगले 4 में माध्यमिक अवस्था में 4 वर्ष हैं, कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 12। इस तरह से एजुकेशन को 5+3+3+4 के फॉर्मेट में बांट दिया गया है। चलिए, देखिए, अभी तक क्या होता था हमारे यहाँ पे, कोई हम अभी भी बच्चों की पहचान होती है, कोई फॉर्म आता है, उसकी योग्यता होती है, तो कहते हैं आप किस वर्ग के हैं, कहता है मैं आर्ट साइड का हूँ, मैं साइंस साइड का हूँ, मैं कॉमर्स करे बैठा हूँ, या कर रखी है कॉमर्स से BCom, MCom। ये सारी चीज़ें क्या है, ये कहीं ना कहीं एक तरह का डिवीज़न कर देती हैं, पार्टीशन कर देती है। अब होता क्या है, आगे कभी बच्चा किसी और क्षेत्र में काम करता है तो उसको मैथ्स भी पढ़ना पड़ता है, मैथ्स वाला बच्चा पिछड़ जाता है, जो आर्ट्स वाला है वो मैथ्स नहीं पढ़ पाता, जो मैथ्स वाला है वो आर्ट्स नहीं पढ़ पाता, या फिर घर वाले उसे अपनी इच्छा से विषय दिलवाते हैं। अब इसमें क्या किया गया है, अब विषयों का घालमेल किया गया है। अब पहले तक कला, कॉमर्स, साइंस स्ट्रीम का कोई कठोर पालन होता था, अब ये समाप्त कर दिया गया है। अब छात्र जो चाहे वो पाठ्यक्रम ले सकता है। देखिए, बहुत ज़्यादा शिक्षा को बहुत ज़्यादा लिबरल करा गया, बहुत उदारता दिखाई गई है। पहले क्या था, कठोरता थी इसमें, अब कठोरता को समाप्त किया गया। बच्चे का जो इंटरेस्ट हो उसी की एजुकेशन ले, इस पर बल दिया गया है। आप देखिए, बाकी देखेंगे व्यवहार में ये कैसे लागू होता है, क्योंकि अगर मान लो बच्चे का मूड 9-10 में होता है तब कैसे चेंज होता है, साइंस और आर्ट के बीच कैसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं। संभवतः कुछ कोर्स को हल्का करेंगे और व्यवहारिक करेंगे, जिससे कि आर्ट्स और साइंस का सेपरेशन ही खत्म हो जाए। चलिए, कह रहा शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों को भी जागरूक करने पर जोर, ये तो बहुत जरूरी है। आप शिक्षक से एक्सपेक्ट करते हैं कि शिक्षक सब कुछ पढ़ा दे, घर पे अभिभावक जागरूक ही नहीं है। इतने लोग हैं दुनिया भर के, लेकिन किसी के भी माँ बाप ने अब तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसको पढ़ा ही नहीं है। देखिए, सबको, जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं या जिनके बच्चे पढ़ेंगे, सबको पढ़ना चाहिए। एक्चुअल में एजुकेशन पॉलिसी है क्या,
अगर आप जानेंगे ही नहीं है एजुकेशन पॉलिसी क्या है, तो आप कैसे समझ पाएंगे सरकार किस दिशा में आपको ले जाना चाह रही है। बस स्कूल भेज दिया, फीस जमा कर दिया, आपकी ड्यूटी खत्म हो गई, खराब बात है बहुत। इससे तो आप बच्चे पर दोष नहीं दे सकते। बच्चे कच्चे घड़े हैं, कच्चे घड़ों पर लकीरें अगर गलत खिंच गई तो वो मिटेंगी नहीं। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप उनको मारते पीटते हैं। नकारात्मक प्रेरक यूज करके आप उनको परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे तो वो होने का नहीं। इसलिए बच्चे को अभी से ढालिए और बच्चे से बात कीजिए, क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा, उसका इंटरेस्ट, ये तो आपको ही देखना है उसका क्या इंटरेस्ट है, क्या इंटरेस्ट नहीं है, किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है। तो उसके साथ खेलिए कूदिए, टाइम स्पेंड कीजिए अपने मोबाइल की जगह बच्चों के साथ। ये आपकी जिम्मेदारी कह रही है सरकार। ठीक होगी बात। चलिए देखिए, अब प्रत्येक छात्र की क्षमताओं को बढ़ावा देने पर, बिल्कुल ठीक बात है, प्राथमिकता होगी। बढ़ावा देने पर प्राथमिकता मतलब आप समझ रहे हैं। देखिए आगे आगे सरकार इसमें छठी के बाद वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू कर देगी। वोकेशनल ट्रेनिंग, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप टॉपिक को इसे समझिए। वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब हो गया व्यावसायिक शिक्षा। अगर बच्चे की क्लास में बच्चे को लैब में पेंट करना, लकड़ी कुरचना यानी रंधा लगाना, ये सब चीजें काम सीखने, तो उसे दुकान पे ले जाइए, दुकान पे दिखाइए उसे कि हो क्या रहा है। अब होता क्या है, हमारे यहाँ पे लैंड और लैब में बहुत डिफरेंस है। लैब में जो होता है वो लैंड वाला नहीं जानता, यानी किसान नहीं जानता, और जो किसान लैंड में खेत में काम कर रहा है वो लैब वाला बिल्कुल अनभिज्ञ है। अभी मैं एक न्यूज़ देख रहा था, तो एक न्यूज़ रीडर आप जानते हैं कह रहा था, ये देखिए ये है धान के खेत, धान के खेत का मतलब है गेहूं, ऐसे बोल रहा था। तो आप इसका मतलब समझते हैं, वो पढ़े लिखे एलिट वर्ग हैं, एजुकेटेड हैं, वो बिल्कुल पूरी तरह से अंग्रेजी में बात करते हैं, लेकिन क्या है उन्हें पता नहीं धान और गेहूं में क्या फ़र्क होता है। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म करके होगा क्या, मान लीजिए बच्चे का इंटरेस्ट है, बच्चा दुकान पे बैठेगा, बच्चा पंचर लगाना भी सीखेगा। बच्चा पढ़ रहा है और पंचर लगाना भी सीख रहा है। आज क्या होता है, आज आप बीटेक कर लीजिए, आप इलेक्ट्रिकल से बीटेक हैं, लेकिन घर में अगर ट्यूब की चोक खराब हो जाए तो आप बदल नहीं सकते। पता है, आप बीटेक हैं, बीटेक का मतलब आपने 4 साल तक उसी फील्ड की स्टडी की है, लेकिन आपको घर की तारें नहीं जोड़ने आती। अगर आपका शॉर्ट सर्किट हो जाए या फ्यूज उड़ जाए तो आप जोड़ नहीं पाता। एक बीटेक का लड़का है, क्योंकि उसकी कमी नहीं है। कमी क्या है, व्यवहारिक ज्ञान का अभाव है। समझ रहे हैं आप। तो व्यवहारिक ज्ञान के ऊपर सरकार बल दे रही है, कक्षा 6 से ही बल देगी। देखिए इससे क्या होगा, जब एक बच्चा एक दुकान पे जाकर पंचर लगाने वाले से साथ में सीखेगा चीजें, तो उससे क्या होगा, हमारे समाज में दृष्टिकोण बहुत खराब है। आप कहेंगे दृष्टिकोण कैसे खराब है, हम लोग काम को छोटा बड़ा करके देखते हैं। जब एक पढ़ा लिखा बच्चा एक दुकानदार जो कि पढ़ा लिखा नहीं है उससे काम सीखेगा, तो हमारे यहाँ पे जो गैप हैं ये गैप कम हो जाएंगे। ये सोशल गैप हैं जिसने ऊंच नीच बड़ा छोटा जात पात को क्रिएट कर रखा है। तो अगर ये अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए तो आप समझते हैं समाज एक समानता की ओर बढ़ेगा, जो अब तक नहीं बढ़ा है। आज़ादी के बाद से अब तक हमारे यहाँ पे ये खाइयाँ और गहरी होती जा रही हैं। एक लिटरेट वर्ग है, वो इलिटरेट को कुछ समझता ही नहीं, सम्मान ही नहीं करता। किसान को भी इलिटरेट समझा जाने लगा है, सम्मान ही नहीं करता। जब बच्चा पढ़ेगा और देखेगा गेहूं कैसे पैदा करते हैं तो उसे पता होना चाहिए। तो आप समझिए उसको कितना प्रैक्टिकल ज्ञान होगा और किसान के प्रति उसका कितना सम्मान होगा। ठीक है, चलिए देखिए, नैतिकता संवैधानिक मूल्य पाठ्यक्रम का प्रमुख हिस्सा होंगे। ये तो बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पे पता है क्या, नैतिकता ही समाप्त होती जा रही है। केवल अपना अपना अपना, केवल अपनी जेब भरनी, तो नैतिकता समाप्त होगी। शिक्षा में नैतिकता को बल ही नहीं दिया जाता। शिक्षा में a+b के होल स्क्वायर पे बल दिया जाता है। रट लो a² + b² + 2ab। शिक्षा में मोरालिटी, नैतिकता पर एथिक्स है ही नहीं। आप जानते हैं जिस समाज में लोगों में एथिक्स नहीं होते हैं वो समाज का, संस्कृति का शीघ्र ही पतन हो जाता है। तो नैतिकता पे बल दिया जाना चाहिए। फर्स्ट, आप जानते हैं जापान में नैतिक शिक्षा पर इतना बल दिया जाता है कि उनको राष्ट्र से ऊपर कुछ दिखता ही नहीं है। आप पीछे एक फुटबॉल का मैच हो रहा था, जापान की टीम खेल रही थी, लेकिन जापान की टीम लास्ट में हार गई। तो आपने वो दृश्य भी देखा होगा, बड़ा चर्चा में रहा था। जापान के लोग रो रहे थे, लेकिन उन्होंने लास्ट में ग्राउंड की सफाई करी जो उन्होंने मनोरंजन करते समय गंदा किया था। इसे ही कहते हैं नैतिकता। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री आपको स्वच्छ भारत अभियान, आप मैं सभी को समझा रहे हैं। बताओ, ये अलग से पैसा खर्च किया जा रहा है स्वच्छता के लिए भारत में, कितनी शर्म की बात है। अगर शुरू से ही स्वच्छता को एक नैतिकता के रूप में स्वच्छता को हमने स्वीकार किया होता तो कहीं गंगा को हमें साफ करने के लिए पैसा वेस्ट नहीं करना पड़ता,
हमें पर्यावरण के लिए पैसा वेस्ट नहीं करना पड़ता, स्वच्छ भारत मिशन के लिए दुनिया भर की चीज़ें हमें इतना खर्चा नहीं करना पड़ता। आप समझ रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं हमारे कर्म है जो नियति के रूप में फूट रहे हैं, जिसका हमें देख रहे हैं। ठीक है। संवैधानिक मूल्य, देखिए संवैधानिक मूल्यों पर तो बहुत जरूरी ध्यान देना चाहिए। देश का हर नागरिक अपने अधिकारों के प्रति तो पूरी तरह सजग होता जा रहा है, लेकिन कर्तव्य क्या दिए संविधान में उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो संवैधानिक मूल्यों, संविधान की परंपराएं, तो एक तरह से आप समझिए संविधान में जो हमारी ड्यूटीज दी गई है वही संविधान के मूल्य हैं, उन पर बल दिया जाना चाहिए। चलिए, कह रहा 2030 तक हर जिले में और उसके पास कम से कम एक मल्टी सब्जेक्ट हाई इंस्टीट्यूट होगा। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम यही तो कर रहे हैं। मल्टी सब्जेक्ट का ही तो हम जो पूरा का पूरा ये थॉरो ये क्या है, यही तो है पूरा का पूरा। आप देखिए मल्टी सब्जेक्ट ही तो हो जाएगा बच्चा। तो 2030 तक हर जिले में एक मल्टी सब्जेक्ट का इंस्टीट्यूट होगा, हाई इंस्टीट्यूट होगा। देखिए 2040 तक सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को मल्टी सब्जेक्ट इंस्टीट्यूशन बनाना होगा, जिसमें 3000 से अधिक छात्र होंगे। ठीक है। तो 2030 और 2040 तक टारगेट रखा गया। और 2050 का टारगेट क्या है? हायर एजुकेशन में कम से कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा में शामिल होना होगा। ठीक होगी बात। तो आप देख लीजिए 2050 तक हमारी 50% एजुकेशन जो है क्या हो जाएगी, वोकेशनल हो जाएगी, स्किल्ड हो जाएगी। हम ऐसा अनुमान लगाकर चल रहे हैं। तो ये टारगेट रखा गया है हमारी एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। चलिए, संस्थानों के पास ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने का विकल्प होगा। बिल्कुल ठीक बात है। ये तो बहुत जरूरी है। ऑनलाइन कार्यक्रम आज समय के साथ साथ हमें शिक्षा प्रणाली को परिवर्तित करना होगा। और देखिए अब इसके कई फायदे हो सकते हैं। एक आईआईटी में लेक्चर चल रहा है और एक आपकी रुड़की के किसी प्राइवेट कॉलेज में चल रहा है। ठीक है, सेम विषय है, बुक्स तो सेम है। आप जानते हैं अगर कोई बीटेक का विषय चल रहा है और किसी चीज पे, यानी मैं कह दूं कोई टॉपिक पे चल रहा है, इलेक्ट्रिकल का कोई टॉपिक चल रहा है, और एक यहाँ पर वहां पे आईआईटी का प्रोफेसर पढ़ा रहा है जो गवर्नमेंट की तरफ से पेड है, 1.5-2 लाख रुपए से ले रहा है। अगर उसके लेक्चर को रिकॉर्ड करके ऑनलाइन हमारे यहाँ पे प्राइवेट में भी चलाया जाए तो बताइए क्या रह गया फर्क एजुकेशन में? खत्म हो गया। एक छोटे से प्रयोग से तकनीकी के द्वारा आईआईटी और एक लोकल इंस्टीट्यूट के बीच के फर्क को समाप्त कर दिया जाएगा। तो आप समझ रहे हैं क्या मतलब है? तो इसलिए ऑनलाइन कार्यक्रम पर बल दिया जा रहा है। चलिए, कह रहा उच्च शिक्षा से बनाए गए सभी तरह के डीम्ड विश्वविद्यालय, देखिए इनके लिए अलग अलग नॉर्म्स होते हैं। देखिए कैसा विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है। अब ये सारे समाप्त हो रहे हैं, अब सारे विश्वविद्यालय होंगे बस, सारे के सारे। ठीक होगी। मनुष्य के बौद्धिक, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक, नैतिक सभी क्षमताओं को एकीकृत करके विकास करने का लक्ष्य। बिल्कुल वही बात है। नई शिक्षा नीति में संगीत, दर्शन, कला, नृत्य, रंगमंच, चलिए ये सारे के सारे पाठ्यक्रम में शामिल होंगे। और स्नातक की डिग्री अब तक 3 या 4 साल की अवधि की होगी। एकेडमी ऑफ क्रेडिट बनेगा। ठीक है, एकेडमी ऑफ क्रेडिट क्या बनेगा मैं आपको बताता हूं। देख लीजिए पहले क्या होता था, इसमें कई सुविधा दी गई है। मान लीजिए मैंने 1 साल कोई कोर्स करा, ग्रेजुएशन करी, और मेरे को क्या हो गया, मेरे को कोई प्रॉब्लम हो गई तो मेरे को जाना पड़ गया, तो मुझे सरकार, मेरे को ड्रॉप हो जाता था, तो उससे क्या होता था, मेरी एजुकेशन खत्म होगी। तो 1 साल की पढ़ाई छोड़ने के बाद भी मुझे सरकार सर्टिफिकेट देगी। और आप जानते हैं अगर मैं दोबारा सबल हुआ और दोबारा शिक्षा ग्रहण करना चाहा तो जहां से मैं छोड़ कर गया था वहीं से अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर पाऊंगा। तो देखिए 2 साल पे मुझे डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल पे मुझे डिग्री मिलेगी, 4 साल की ग्रेजुएशन करने के बाद मेरी पीजी 1 साल की हो जाएगी। ठीक बात है, ये पूरा का पूरा किया कि पीजी के बाद मैं पीएचडी कर पाऊंगा, मुझे एमफिल करने की जरूरत नहीं है। ये पूरी की पूरी एक इंटीग्रेटेड चेन बनाई गई है। ठीक होगी बात। उसके बाद अलावा जैसे मान लीजिए आप बीटेक कर रहे थे और घर में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो आपने छोड़नी पड़ गई, फीस नहीं है बच्चों पे बहुत, तो पता है हमारा हायर एजुकेशन में भी एक ड्रॉप रेट है जिस पर ध्यान नहीं दिया गया था अब तक। अब इसमें हायर एजुकेशन को, ड्रॉप रेट को कम करने का प्रयास किया गया है। मैंने 1 साल बीटेक की या मुझे कुछ दिक्कत हो गई तो मैंने छोड़ दिया, तो मैं आगे वहीं से कंटिन्यू कर पाऊंगा जब मैं सबल होऊंगा। या फिर मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है मैं बीटेक कर रहा हूं, मुझे इस बीच लगे कि वर्तमान में कोई नया कोर्स आया मुझे वो करना चाहिए, तो मैं अपनी जो बीटेक कर रहा था उसे वहीं पोज कर दूंगा। पोज करके मैं क्या करूंगा, दूसरा कोर्स करके आऊंगा और जहां से पोज किया था वहीं से कंटिन्यू कर लूंगा। नई शिक्षा नीति में एक विशेष बल दिया गया इस चीज पर। अन्यथा क्या होता, मैं बीटेक छोड़ जाता तो ड्रॉप रेट क्या हो रहा था, हायर एजुकेशन में बढ़ रहा था, उसे कम करने का प्रयास किया गया।
चलिए, छात्रों के परफॉर्मेंस का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, गुणवत्ता, देखिए शिक्षा में रिसर्च बहुत जरूरी है, इसके लिए नया राष्ट्रीय शोध संस्थान बनेगा। ठीक बात है, ये पूरे देश के लिए एक रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा, पूरे देश के लिए रिसर्च करेगा। अभी तक क्या है, अभी तक एनसीईआरटी है, एआईसीटीई है, इस तरह से कई पैरेलल में बॉडीज हैं, ये सारे के सारे डिसॉल्व हो जाएंगे और एक रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाएगा। ठीक होगी बात। वैचारिक सोच समझ पर जोर होगा, रचनात्मक महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा मिलेगा। चलिए, देखिए नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, देखिए पहले आप इसे दोबारा देख लीजिए। एनएसएफ क्या है, नेशनल एनएसएफ जो है अमेरिका में है, इसका नाम है नेशनल साइंस फाउंडेशन। इसकी तर्ज पर भारत में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाई जाएगी। ठीक होगी बात। रिसर्च पे बल दिया जाएगा। एजुकेशन में रिसर्च, देखिए एजुकेशन में 2-3 चीजें बहुत जरूरी हैं। एजुकेशन को वर्तमान के साथ में तारतम्य बिठाना, यानी एजुकेशन को अप टू डेट करना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन का मॉडल चल रहा है 1986 की शिक्षा नीति में जो सोचा गया था उसी पे बल दिया जा रहा है। तो रिसर्च फाउंडेशन द्वारा परंपरागत शिक्षा में जो अब रिलेवेंट नहीं रह गए हैं उनको कम किया जाएगा और जो रिलेवेंट हो गए हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा। आप ये बताइए, मैं कर रहा बीए हूँ, लेकिन क्या मैं मोबाइल नहीं चलाता? मेरा दैनिक जीवन में संबंध तो तकनीकी से ही है। ठीक बात है, मैं संगीत सुनता हूँ, मैं तकनीकी के क्षेत्र में हूँ, मैं अपनी साइकिल ठीक कराता हूँ, सारे काम तो मैं टेक्निकल और करता हूँ, लेकिन मैं पढ़ रहा क्या हूँ, मैं पढ़ रहा इतिहास पढ़ रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, इतिहास भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन साथ साथ आपको वोकेशनल ट्रेनिंग देके स्किल्ड भी किया जाएगा। देखिए, अब दूसरी बात है एजुकेशन पे जीडीपी का परसेंटेज खर्चा। देखिए, अभी तक जीडीपी का 4.43% खर्च होता है शिक्षा पर। अब उसे 6% का लक्ष्य रखा हुआ सरकार ने तय किया है कि अब हम एजुकेशन पर 6% खर्च करेंगे। ठीक बात है। खर्च बढ़ने से क्या होगा, शिक्षा का दायरा बढ़ेगा और गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता युक्त शिक्षा बहुत बड़े वर्ग को मिल पाएगी। उसके बाद देखिए, यूजीसी, एआईसीटी समेत शिक्षा के कितने रेगुलेटर हैं? सरकार इनकी जगह एक ही रेगुलेटर बनाई जा रही है। बस लीगल और मेडिकल उससे बाहर होगा। लीगल मतलब लॉ वाला और मेडिकल इससे बाहर होगा। बाकी सारे जितने भी रेगुलेटर हैं सबका एकीकरण करके एक ही रेगुलेटर बनाया जाएगा। ठीक बात है सभी। और देखिए, यह नियामक ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ट ट्रांसपेरेंट सिस्टम पर काम करेंगे, यानी कि ऑनलाइन अप्रूवल, मान्यता और सारा का सारा काम ये करेंगे। अभी तक क्या होता है, मान्यता को लेकर के ही बड़ा भ्रष्टाचार चलता है और ऐसे कॉलेजेस मान्यता ले आते हैं जो नॉर्म्स पूरे ही नहीं करते हैं, तो मान्यता का सिस्टम क्या होगा, खत्म होगा। ठीक बात है। देखिए, लिखा हुआ सरकार 15 साल में एफिलिएशन यानी मान्यता का सिस्टम पूरी तरह खत्म कर देगी। इसका मतलब है कॉलेजों को विश्वविद्यालयों से मान्यता लेने की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। केंद्रीय और नॉन केंद्रीय यूनिवर्सिटी के एक स्टैंडर्ड रहेंगे। सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में भी यह बात लागू होगी। ठीक बात है। और धीरे धीरे इन सबको एक स्वायत्तता प्रदान की जाएगी और इन सब की एक ग्रेडिंग भी की जाएगी। आप ग्रेडिंग देखिए और उसी के हिसाब से अपना एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं कॉलेजों की। तो आप देख सकते हैं, ये मान्यता के बड़े खेल होते हैं, भ्रष्टाचार होता है इनमें बड़ा, तो वो सारे सिस्टम खत्म हो जाएंगे। चलिए, देखिए हायर एजुकेशन में हमारा जो 2035 तक हमें 50% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो प्राप्त करना है, लक्ष्य रखा है, याद रखिएगा। ठीक बात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 50% 2035 तक हमारे यहाँ पे कुल आबादी का 50% जो हायर एजुकेशन के लिए एलिजिबल है उसका एनरोलमेंट होना चाहिए। यानी 2035 तक हमारी 50% आबादी में हर दूसरा व्यक्ति हायर एजुकेशन प्राप्त होगा। ठीक होगी बात। इसका मतलब ये है। देखिए, मल्टीपल एंट्री एग्जिट के तहत अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 3 से 4 साल का हो सकता है। पीजी प्रोग्राम के लिए ये अवधि 1 या 2 साल की गई है। जो 3 साल का प्रोग्राम होगा उसके लिए 2 साल की पीजी जैसे आज है, और जो 4 साल का प्रोग्राम होगा उसके लिए 1 साल की अवधि। ठीक बात है। उसके बाद इंटीग्रेटेड बैचलर्स मास्टर 5 साल का होगा। एमफिल को डिसकंटिन्यू यानी एमफिल को समाप्त कर दिया कि सारा बता दिया मैंने आपको। आप अब पीजी के बाद सीधा पीएचडी कर सकेंगे। मेरू का होगा गठन। देखिए, मेरू क्या है, कैरा मॉडल मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी का गठन किया जाएगा। डिग्री कॉलेजों को ज्यादा स्वायत्तता दी जाएगी, आप देख सकते हैं, और यह स्वायत्तता प्रशासनिक और आर्थिक दोनों स्तर पर होगी। तो आप मेरू देख सकते हैं, MERU हो गया। क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी का गठन होगा। ठीक होगी बात।
छठी क्लास से वोकेशनल कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट व्यावसायिक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। जो इच्छुक छात्र हैं उनको इंटर्नशिप कराई जाएगी। मैंने कहा ना अभी दुकानों पे जाकर व्यवहारिक ज्ञान लेंगे, तो वही इंटर्नशिप कराई जाएगी छठी के बाद। चलिए, ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देंगे। आप जानते हैं आज से कोरोना के समय से ही ई पाठ्यक्रम पर बल दिया जाने लगा है। इसके लिए राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम यानी नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम का बनाया जा रहा है। इसके लिए वर्चुअल लैब बनाई जाएगी। आज क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे कोई स्कूल किसी ऐप का यूज कर रहा है, कोई स्कूल किसी ऐप का यूज कर रहा है, वन वे कम्युनिकेशन रहता है, आवाज नहीं है, सिग्नल नहीं है। देखिए, जरूरी है इसके लिए नेट की भी अवेलेबिलिटी हो। तो हमें ये, आप शिक्षा को केवल एक कार्यक्रम मत समझिए, इसके लिए हमें टेली डेंसिटी रेट बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमें नेट डाटा पैक को और सस्ते करने पड़ेंगे, तभी दूर दराज तक ये ई एजुकेशन को लागू किया जा सकता है। चलिए, उस शिक्षा में मैंने आपको बता ही दिया 50% का लक्ष्य रखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया 2018 में 26.3 है, ये 2035 तक इसे 50% करना है। उसके बाद देखिए 2020 की शिक्षा नीति में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू होना। चलिए, लिखा देखिए, अभी से एक्सप्लेन किया गया। यदि कोई छात्र 3 साल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारण से आगे पढ़ाई नहीं करता, तो उसको कुछ भी हासिल नहीं होता आज। अब क्या होगा, यदि वो पढ़ाई छोड़ के जाता है, 1 साल की पढ़ाई के बाद उसे सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 साल 4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। इससे क्या होगा, देश में ड्रॉप आउट रेट कम हो जाएगा। चलिए, अगर कोई छात्र बीच में कोर्स छोड़कर दूसरा कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है, ठीक बात है। एक निश्चित समय के लिए ब्रेक ले लेगा और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर लेगा, और दूसरे कोर्स खत्म करने के बाद वो वापस आकर के अपना कोर्स को कंटिन्यू कर सकता है। चलिए, देखिए, ये आपकी शिक्षा नीति पूरी हो गई। जो मैंने महत्वपूर्ण पॉइंट थे मैंने आपको बताने का पूरा प्रयास किया है। मैं समझता हूं आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलिए, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू।